भैया बहनों को नमस्कार स्नेह। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वह सतत रूप से चल ही रही होगी। पिछले कालखंडों में जिन विषय बिंदुओं पर हमने ज्ञानार्जन प्राप्त किया था, उसी से आगे बढ़ते हुए हम अब कुछ नए विषय बिंदु पर विचार करेंगे। आज जिस विषय पर हमें चर्चा करनी है वह है द्विघातीय बहुपद के मान और उसका शून्यक हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मान लिया जाए, हम कहें कि एक बहुपद है मान को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। उदाहरण में हमने ये लिखा है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 5 का x इक्वल 5 पर और जो है मान प्राप्त करना है। अब हम क्या करते हैं, इसे इस रूप में लिखते हैं px इक्वल x² माइनस 4x प्लस 5। अब यहां पर जब इस बहुपद में जो x के रूप में है, जहां पर चर राशि क्या है, x है, तो x के स्थान पर 5 रखने पर, 5 रखने पर हमारा जो बहुपद है उसका मान क्या होगा, यह प्राप्त करना है। तो हमको क्या है, x इक्वल 5 रखने पर, तो हम क्या हो जाएगा, ये p और x के स्थान पर रखना है 5 इक्वल 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पर रखना है अपने को 5 प्लस 5। अब 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ऋण 5 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 धन 5। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 25 और 5 हो जाएगा आपका 30 ऋण 20 और 30 में से 20 को घटाने पर हमको मान प्राप्त होगा 10। इस प्रकार से हमारा जो पॉलिनोमियल है, हमारा जो बहुपद है, उसमें x बराबर 5 रखने से 10 मान प्राप्त होता है। अतः x इक्वल 5 पर बहुपद px का मान जो हमने प्राप्त किया है 10 होगा। इस प्रकार से हम जो है उत्तर प्राप्त करेंगे। अब यहां पर px इक्वल x² माइनस 4x प्लस 5 ऐसा भी आगे करके लिख सकते हैं, का मान 10 होगा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक उदाहरण की सहायता से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि किसी भी बहुपद का मान हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण से फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। समय बचाने की दृष्टि से प्रश्न में जहां पर जितना आवश्यक है मैंने उतना ही मिटाया है। मान लीजिए यहां पर लिखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 7 और यहाँ x इक्वल 3 पर। तो हमारे लिए नया प्रश्न प्राप्त हुआ है जो है बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 7 का x इक्वल 3 पर मान प्राप्त कीजिए। अब हमको इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का x बराबर 3 पर मान कितना होगा यह प्राप्त करना है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है यह है 3x² माइनस 4x प्लस 7।
अब हमको यहां पर x इक्वल टू 3 px में रखने पर यहां पर लिखे जाने वाले जो वाक्य हैं वह जितना अच्छा रूप में हम लिख सकें, यह हमारे गणित को व्यवस्थित बनाने में और सहयोग करता है। इसलिए जितना अच्छा व्यवस्थित रूप में आप यहाँ पर जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम x के बराबर 3 रखते हैं इस पॉलिनोमियल पे, तो ये हो जाएगा p3 इक्वल 3 इंटू x के जगह पर हमको 3 रखना है, इसलिए स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 4 इंटू x के जगह पे हम रखेंगे 3 प्लस 7। अब यहां पर हमको 3 और 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को 9 ऋण 4 और 3 का जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12 धन 7। 3 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 ऋण 12 धन 7। अब हम 27 और 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34 ऋण 12। और जब हम 34 में से 12 को घटाते हैं तो अपने को मिल जाता है 22। ठीक है, इस प्रकार से अतः x इक्वल 3 पर px का मान कितना दिया हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है हमको 22 होगा। इस प्रकार ये जो है हमारा उत्तर होगा। तो किसी भी बहुपद का जब हमको मान ज्ञात करना होता है तो मान ज्ञात करने के लिए हमको केवल बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि के स्थान पर दिए गए मान को रखते हैं और उसको हम आगे बढ़ते हुए हल करते हैं। जो प्राप्त उत्तर होता है वही बहुपद का मान होता है। तो ऐसा ध्यान में आता है कि आपको बहुपद का मान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इसको समझने के बाद अगले क्रम में हम शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं इसको समझेंगे। तो इसको देखने से पहले, शून्यक को समझने से पहले आप एक बार इस गणित को केवल 1 मिनट के लिए देखेंगे और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम शून्यक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शून्यक किस प्रकार प्राप्त करते हैं हम इसको देखते हैं। यहां पर मान लीजिए हम एक प्रश्न लेते हैं, बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक प्राप्त कीजिए। अब यहां पर शून्यक होता क्या है ये समझ लें। x का वह मान, हम शून्य किसको कहते हैं, x का वह मान जिसके लिए बहुपद का जो मान है वह शून्य प्राप्त होवे। तो x का जो मान है उसे हम बहुपद का शून्य कहेंगे। जैसे पिछले उदाहरण में हमने x का मान 3 रखा था, तो x का मान 3 रखने पर हमको जो उत्तर प्राप्त हुआ था वो शून्य नहीं था। तो इसका मतलब जो x बराबर 3 है दिए गए बहुपद के लिए और जो है शून्य नहीं था। अब यदि कुछ ऐसे मान रखने पर उसका मान शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम उसको उसका शून्य कहेंगे। तो चलिए अब हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड होता है, हमने पिछली कक्षा में गुणनखंड किस प्रकार प्राप्त करते हैं हमने पढ़ा है। तो गुणनखंड जो है
प्राप्त करने पर और उसका जो मान प्राप्त होता है गुणनखंड करके हम छोड़ देते हैं, उसके आगे हल करते हुए x का मान प्राप्त करेंगे और वही जो होगा उसका शून्यक होगा, ये तय है। तो चलिए अब हम जो है इस बहुपद को हल करते हैं और इसको हल करने के लिए पहले हमको इसका गुणनखंड करना होगा। तो दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने पर अब हम यहां इसका गुणनखंड करेंगे। तो x² माइनस 3x माइनस 4 ये हो जाएगा अपना px। अब हमको यहां पर ध्यान है कि जब हम मध्य पद को तोड़ेंगे तो उसके लिए प्रथम पद जो है उसका घात 1, उसका जो गुणांक है वो 1 है और अंतिम पद है 4। तो 1 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस 4 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 में तोड़ सकते हैं और ये 2 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अपन लिखना चाहें तो 4 में 1 को घटाने पर हमको 3 प्राप्त हो सकता है। यहां पर ध्यान रखना है कि जो गुणनखंड में प्राप्त होने वाला मान है इसका और इसका जो गुणनफल है वो ऋण 4 आना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं हम x² लिखेंगे और ध्यान रखें अगर सामने में ऋण चिन्ह लगा हुआ है, मध्य पद के सामने में ऋण चिन्ह लगा है तो जो बड़ा मान होता है उसको हम लोग ऋणात्मक रखेंगे। तो यहां पर लिख देंगे अपन 4x और प्लस का x। तो देखिए 4x और x इसको हल करेंगे तो ये 3x मिलेगा और सामने में ऋण चिन्ह है इस तरह से ये ऋण हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में हम x को कॉमन निकालते हैं तो यहां पर बचेगा x माइनस 4 और यहां पर आगे बढ़ते हुए यहां पर x माइनस 4 और यहां भी x माइनस 4 है इसलिए x माइनस 4 कॉमन निकाल देते हैं और यहां पर जो बचा हुआ उभयनिष्ठ पद था इसमें था x प्लस ये जो है 1, इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार से x² माइनस 3x माइनस 4 का हमने गुणनखंड प्राप्त किया है। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए ध्यान रखें एक प्रतिबंध है, बहुपद px का शून्यक प्राप्त करने हेतु शर्त, इसके लिए जो शर्त है वो है px इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लिखेंगे x माइनस 4 और ये x प्लस 1, इन दोनों का जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या किया, ये px का मान हमने यहां से ये हल किया, इसके बाद हमने ये प्राप्त किया है तो इसका मान जो है हम इक्वल 0 कर देंगे। अब यहां पर संभावनाएं ऐसी है कि इस पद को भी अगर 0 के बराबर मान लिया जाए तो प्राप्त होने वाला गुणनफल 0 प्राप्त होगा, अथवा इस पद को भी हम 0 मान ले तो भी प्राप्त होने वाला जो गुणनफल होगा वो 0 होगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहां पर हम x को इधर रखते हुए जब 4 को ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 4। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, x प्लस 1 इक्वल भी 0 लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल और माइनस 1। इस प्रकार से x का हमने जो दो मान प्राप्त किया है, ये जो दोनों मान हैं वे इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक है अथवा नहीं, इसको समझने के लिए हम एक बार ट्राई करते हैं कि इस 4 को इसमें रख के देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया आपका 16, फिर यहां पर 4 रखेंगे तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो ऋण का 12 और ये हो जाएगा ऋण का 4। इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मान जो है 0 प्राप्त होगा।
ठीक इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर -1 भी रखकर देख सकते हैं, तो भी से और जो मान होगा वह शून्य ही प्राप्त होगा। तो अपने को ये ध्यान में आता है कि किसी भी बहुपद का शून्य प्राप्त करने के लिए पहला जो हमारा काम होगा वो होगा इस बहुपद का गुणनखंड करना, और जब हम गुणनखंड कर लेते हैं तो इस शर्त को उसमें अपन लगाते हुए px = 0 इसको लगाते हुए और जो हम x का मान प्राप्त करेंगे, तो अंतिम में हमको उत्तर के रूप में लिखना पड़ेगा कि अतः px = x² - 3x + 4 के शून्य x = 4 तथा x = 1 होगा। ऐसा करके हम जो है उत्तर प्राप्त करेंगे। तो मुझको लगता है कि यह जो विषय बिंदु है अपने ध्यान में आ गया होगा कि हमको इसमें किस प्रकार से शून्य प्राप्त करना है। तो 1 मिनट फटाफट अपन देखते हैं और इसके बाद एक अन्य उदाहरण की सहायता से हम शून्य को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर हम शून्य प्राप्त करने के लिए एक अन्य उदाहरण का सहयोग लेते हैं। हम यहां पर शून्य प्राप्त करने के लिए यहां लिखते हैं x² - 5x + 6 का हमको जो है वो शून्य प्राप्त करना है। अब x² - 5x + 6 का शून्य प्राप्त कीजिए। अब हम हल करते हैं तो दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने पर अब इस बहुपद का हम गुणनखंड करते हैं। तो यहां पर px इक्वल दिया है x² - 5x + 6। अब यहां पर फिर से ध्यान रखना है कि हमको 6 और x² का जो गुणांक है वो है 1। 6 और 1 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6, और इस 6 का हम जो है गुणनखंड करते हैं तो 2 3 और 3 1 इस प्रकार से ये गुणनखंड हमको प्राप्त होता है। तो हम इसको 2 हिस्सों में विभक्त करते हैं। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो 3 और 2, तो 3 और 2 करेंगे तो 5 भी अपने को प्राप्त हो जाएगा, और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 भी अपने को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम यहां इसको लिखेंगे x² - 3x - 2x + 6। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहां पर x बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा, यहां पर x - 3 लिखेंगे, और इन दोनों पदों में से हमको जो उभयनिष्ठ निकालना है वो निकालना है ऋण 2, तो यहां पर भी हो जाएगा x - 3। इस प्रकार से यदि हमको कोई मान प्राप्त करना है तो यहां पर उभयनिष्ठ में हो जाएगा x - 3 और ये हो जाएगा आपका x - 2। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने अब आगे गुणनखंड हमने कर लिया, अब हमको यहां पर उसका शून्य निकालना है। इसलिए शर्त क्या है, पिछले उदाहरण में मैंने जो शर्त बताया था वो px इक्वल हमको क्या रखना है 0। तो हम यहां पर px का मान लिख लेते हैं x - 3 और x - 2 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम x - 3 इक्वल 0 ले लेते हैं, तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा, हम यहां पर x इक्वल लिख लेंगे 3, या फिर हम अगले जो पद है x - 2 इसको भी इक्वल 0 ले सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल 2। इस प्रकार से x इक्वल 3 और ये जो x इक्वल 2 ये दोनों जो है दिए गए बहुपद x² - 5x + 6 का जो है वो शून्य होगा। एक बार चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं अपन। इसमें मैं x बराबर 3 रख के देखता हूं, तो यहां पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 ऋण 3 × 5 15 और ये धन का 6। तो
9 और 6 15 हो जाएगा, 15 में से 15 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर 3 इसका शून्यक हो गया। अब हम यहाँ पर x बराबर 2 को भी रख के देख लेते हैं। तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ऋण 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और धन का 6। तो ये 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से शून्य की अवधारणा भी आपको इन दो उदाहरणों से और जो है मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि अपने को ये ध्यान में आ जाता है तो आपके जो अभ्यास पुस्तिका है उस अभ्यास पुस्तिका में प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का और हल करते हुए हम जो है इसको और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप इस उदाहरण को समझिए, फिर आगे जिन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है उस पर हम विचार करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और किसी बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक है उन शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के संबंध में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक बहुपद है जिसका व्यापक रूप हम इस प्रकार से लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यह जो है एक प्रकार से बहुपद है। अब किसी भी बहुपद का जब हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको मालूम है कि x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और अचर राशि के रूप में यहां पर c लिखा हुआ है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो मूल है वो यदि मान लीजिए अल्फा और बीटा है तो मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये होता है -b/a। इसे यदि मैं लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि x का गुणांक और नीचे में जो a है वो x² का गुणांक है, का गुणांक। इसी प्रकार से यदि मैं मूलों का गुणनफल प्राप्त करना चाहूं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a लिखा जाता है, जहां पर जो c है वो अचर राशि और बटा जो a है वो है x² का गुणांक। सामान्य तौर पे ऐसा हम लिखते बहुत कम है, किंतु समझने की दृष्टि से और जो है इसको लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर मुख्य तौर पे हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम मूलों के योगफल की बात करेंगे तो वहां पर हम सीधे सीधे -b/a कर सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार से जब हम मूलों के गुणनफल की बात करेंगे तो c/a हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो मूलों के गुणनफल और योगफल को समझने के लिए आइए अब हम एक उदाहरण का उपयोग करते हैं जिनकी सहायता से हम मूलों के योगफल और गुणनफल को किस प्रकार प्राप्त करेंगे यह समझ पाएंगे। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 6x² प्लस 13x प्लस 7 यह जो है एक बहुपद है। अब इस बहुपद का हमको मूलों का योगफल और मूलों का जो गुणनफल है वो प्राप्त करना है। हम इसको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी कहेंगे। तो चलिए अब इसकी तुलना मैं करता हूं ax² प्लस bx प्लस c से दिए गए समीकरण की तुलना
करने पर। चलिए अब हम इससे तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पर a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, इसलिए a इक्वल हो जाएगा 6। ठीक इसी प्रकार से b जो है वो x का गुणांक है और यहाँ पर x का गुणांक 13 है, इसलिए b इक्वल 13। और यहाँ पर अचर राशि c है और यहाँ पर अचर राशि 7 है। इस प्रकार से a, b और c का जो मान है वो 6, 13 और 7 प्राप्त होगा। अब हमको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल सांकेतिक दृष्टि से मैंने अल्फा और बीटा माना था, इसको अपन लिखना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होगा उसको सूत्र रूप में हमने लिखा है -b/a। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो है 13, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर -13/a जो है वो है 6। इस प्रकार से शून्यकों का जो योगफल है वो होगा -13/6। अब हम शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसको सांकेतिक दृष्टि से हमने अल्फा और बीटा लिखा है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा c/a। तो यहाँ पर c इक्वल हो जाएगा 7/a इक्वल हो जाएगा 6। इस प्रकार से शून्यकों का जो योगफल है वो -13/6 है और जो शून्यकों का गुणनफल है वो है 7/6। इस प्रकार दिए गए बहुपद का हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण की सहायता से फिर से हम एक बार शून्यकों के योगफल और गुणनफल को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं फिर से कुछ दूसरा बहुपद और ले लेता हूं। 4x² - 3√4x + 5 मैंने ऐसा ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जब ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो जो a होगा उसका वैल्यू है 4, b इक्वल 3√4 और c इक्वल 5। अब यहां पर मूल शून्यकों का योगफल है उसको हमने लिखा है -b/a। तो यहां पर -b का जो वैल्यू है 3√4/a है 4। अब हम समझें कि यहां पर मैं 4 को यदि लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे √4 × √4 लिख सकता हूं। तो ये √4 से √4 कैंसिल हो जाएगा और -3/√4 ये जो है वो शून्यकों का योगफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करने के लिए हमने सूत्र बताया है c/a। तो c का जो वैल्यू है वो है 5/a इक्वल है 4। इस प्रकार से 5/4। तो शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा -3/√4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 5/4। इस प्रकार इन दो उदाहरणों की सहायता से हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं ये जाना है। तो आप सभी घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से जारी रखिए। समय अभाव है, समय की अपनी एक सीमा है, समय के महत्व को समझिए और अपनी पढ़ाई सतत रूप से जारी रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस गणित के कालखंड में केवल इतना ही। शेष अगले भाग में।
मिलने पर। सभी भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह।